साथियों, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अभिवीरा फाउंडेशन को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात प्रकट करने के लिए। साथ ही मैं उनको ये बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कोविड के बारे में अवेयरनेस चलाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए चलाया हुआ है। बंधुओं, आज देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख से पार कर चुकी है और जिनमें से लगभग 11,000 यानी लगभग 3% लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छा पहलू ये है कि इस बीमारी से लगभग 53% लोग ठीक भी हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको वायरस के बारे में जानकारी दे दूं। यह कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसको नोवेल कोरोना वायरस इसलिए बोला जाता है। ये उसी का एक नई प्रजाति, नया स्ट्रेन है और ये सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में मिला था। उसके बाद ये लगभग 214 देशों में फैल चुका है और 11 मार्च 2020 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक घोषित किया हुआ है। ये एक RNA वायरस है। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो इसका मेन सोर्स मतलब कहाँ से सबसे पहले लोगों को मिलता है, ये एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से बीमारी है, उससे दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। और लगेगी कैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो, जो कि मेनली ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। खांसते, छींकते या बात करते वक्त मनुष्य के मुंह से जो ड्रॉपलेट छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, वो दूसरे व्यक्ति के सांस के साथ अंदर जा सकती हैं या वो किसी सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर गिरेगी और उसे वे व्यक्ति छूता है। छूने के बाद अपने आँख को या नाक को या मुंह को छूता है तो उससे वह वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद अगर उससे इन्फेक्शन होता है तो 2 से 14 दिन के अंदर उसके अंदर लक्षण प्रकट हो सकते हैं। जो 3 खास इसके लक्षण हैं, बुखार, खांसी और साथ में सांस लेने में परेशानी। अगर ये तीनों चीज़ें उसकी हैं तो हम कोरोना के बारे में शक कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में गंभीर लक्षण या जानलेवा लक्षण हो सकते हैं, सांस की गंभीर बीमारी हो सकती है या शरीर के कई अंगों को ये प्रभावित कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, बुखार या सांस में परेशानी है और साथ में अगर वे व्यक्ति किसी ऐसे इलाके से आया है जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है या वे व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में संपर्क में रहा है पिछले 14 दिनों के अंदर कि जो कि कोरोना से संक्रमित रहा है और उसको डायग्नोज हो चुका है, या उस व्यक्ति को इन तीनों लक्षणों की वजह से भर्ती करने की आवश्यकता हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसे कोरोना का संक्रमण हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की जांच जब कराई जाती है, ये जांच होती है RT-PCR जांच होती है, उससे अगर ये पॉजिटिव आती है तो उस व्यक्ति को ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इसे कोरोना का संक्रमण हुआ है। तो अब इसके लक्षणों के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जो लक्षण है वो कहेगा बुखार है, खांसी है, थकान है या सांस में परेशानी है, थोड़ा बलगम या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, किसी किसी को दस्त भी हो सकते हैं, सूंघने की शक्ति जा सकती है, ये इसका खास लक्षण है। सूंघने की शक्ति और स्वाद का कम पता लगना और ख़ास तौर से मीठा या नमकीन स्वाद का कम पता लगना, यह भी इसके लक्षणों में आता है। अब इन लोगों में इस बीमारी से गंभीर लक्षण पैदा हो सकते हैं वे व्यक्ति जो कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और ख़ास तौर से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी की गंभीरता बढ़ सकती है। या व्यक्ति को साथ में पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी जैसे दमा वगैरह हो,
गुर्दे की बीमारी हो, जिगर की बीमारी हो या कैंसर इत्यादि इस तरह की पुरानी बीमारी चली आ रही हो और उसमें अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को यह जानलेवा हो सकता है। गंभीर लक्षण कब हम पहचानें कि बीमारी खतरनाक रूप ले रही है? अगर सांस तेज चलने लगती है या सांस लेने में परेशानी होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा जैसे हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अगर शरीर में कम हो रही है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो, पेशाब कम होने लगे या हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं या नीलापन आने लगे, तो ये सब एक गंभीर लक्षण होते हैं और ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे जानते ही हैं कि इसका कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं है, या तो लक्षणों के आधार पर इलाज होता है और या फिर जो कि पुराने अनुभव के आधार पर जो दवाई दी जाती है, लेकिन 100% कोई भी दवाई इसमें इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हम सबको इसके बचाव के तरीके में के बारे में ही जानना चाहिए कि जिससे कि बीमारी ना हो और अपनी जान बच सके। सबसे पहले शारीरिक दूरी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि खांसते छींकते वक्त जो ड्रॉपलेट हैं वो लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी तक ही जाती है और अगर हम 2 मीटर से अधिक की दूरी बना के रखेंगे तो इससे ड्रॉपलेट के चांस कम होंगे और हम उससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है वो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बोलते हैं कि वो अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से या अपनी कोहनी इस तरह से ढक के उसके अंदर खांसे या छींके। तीसरा, मास्क का प्रयोग। मास्क का हम हमेशा प्रयोग करें, घर से बाहर निकलते हुए हमेशा मास्क लगाएं और मास्क को प्रॉपर्ली लगाएं। ये नहीं कि केवल आपने यहाँ लगा दिया या केवल यहाँ लगा दिया, आप प्रॉपर्ली नाक से और यहाँ तक इस तरह से मास्क लगाएं, पूरा ढका हुआ हो, नाक मुंह और ठुड्डी पूरा ढका होना चाहिए, जिससे कि आप अगर सांस लेते हैं तो इससे फिल्टर होगी जाए, अगर आप खांसते छींकते हैं तो वो आपकी ड्रॉपलेट बाहर ना जाए, दोनों का बचाव हो। फिर हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 से 30 सेकंड तक धोएं। धोने के लिए ऐसा नहीं कि बस हल्का सा धोया और छोड़ दिया, अपने हाथ में साबुन लगाएं, नल बंद कर दें। उसके बाद 6 स्टेप होते हैं जो कि हम एक निमोनिक्स बोलते हैं, सुमन के। एस मतलब सीधा हाथ, इस तरह से सीधा रगड़े, उंगलियों के पीछे रगड़े, फिर उल्टी तरफ से रगड़े, उल्टा SU। M मतलब कि मुट्ठी को रगड़े, A मतलब अंगूठे को रगड़े, N मतलब नाखून और K मतलब कलाई। इस तरह से 6 स्टेप और उसके बाद आप हाथों को ठीक से धोएं तो उससे वायरस मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। उसके बाद अगर आप अपने नाक के या मुंह के पास हाथ ले आते हैं तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास साबुन या पानी नहीं है उस समय और आपको जल्दी है, जैसे आप बाहर जाते हैं, तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र भी आप इसी तरह से 6 स्टेप से यूज़ करेंगे और कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए यूज़ करेंगे। ये नहीं, और मात्रा भी लगभग 3 ml कम से कम आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोतल कर देंगे और इसे भी इसी तरह से आप 6 के 6 स्टेप में यूज़ करें। इसके बाद अपनी आँख, नाक और मुंह को अनावश्यक छूने से बचें। बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, खासतौर से गर्भवती स्त्रियाँ, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, वो लोग घर से बाहर ना निकलें क्योंकि इन्फेक्शन होने पर ज़्यादा गंभीर लक्षण होने का डर है। और भीड़ भाड़ से बचें। घर में भी अगर एक आदमी घर से बाहर जाता है और अंदर आता है तो वो बुजुर्गों से और 10 वर्ष से छोटे बच्चों से अलग रहे। ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें, पार्टी वगैरह ना करें। जागरूक बने, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक घबराहट ना हो कि बीमारी फैल रही है, पता नहीं क्या होगा, ये ना हो। आपको पता होना चाहिए आपको कैसे बचना है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कहाँ जाना है, हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए कि आपको तुरंत आप जो है हेल्पलाइन पर फ़ोन करके और उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और बिना वजह सोशल मीडिया पर
कोई अफवाह न फैलाएं, ना अफवाह से डरें, ना अफवाह फैलाएं। और जैसे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर के पास जाते हुए थोड़ा ध्यान रखें। अगर परामर्श लेना बहुत आवश्यक हो तो ही जाएं, बिना मुझे छोटी मोटी बात के लिए वहाँ चक्कर न लगाएं। टेलीफोन पर अस्पताल में पहले से समय लेकर जाएं और मास्क हमेशा पहन के जाएं। ये नहीं कि अस्पताल जा रहे हैं बिना मास्क के चले गए। नाक और मुंह और ठुड्डी को कवर करके रखें। दूसरा ये कि साथ जाने वाले को अस्पताल से बाहर रोका जा सकता है, थोड़ा ये भी ध्यान रखें। सहयोग करें, ये नहीं कि वहाँ लड़ना शुरू कर दिया। और थोड़ा अपना पहचान पत्र साथ में लेके जाएं। अपनी बीमारी के बारे में टू दी पॉइंट बताएं, कम शब्दों में और पूरा बताएं। बार बार अपनी जगह ना बदलें, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। और अपने फ़ोन पे एक और ज़रूरी बात है कि एक आरोग्य सेतु जो सरकार ने चलाया है, ये अपने फ़ोन पर हमेशा डाउनलोड करें। ये आपको सही जानकारी देगा और अस्पताल में दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करें। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से और जागरूक रहने से, एक जागरूक नागरिक बनने से आप कोरोना वायरस महामारी से बच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं। धन्यवाद।